काफी टाइम से आ रहा है बार बार AS 16 AS 16, AS 2 में भी आता है रेफरेंस, 13 में भी आता है, 10 में भी आता है, 26 में भी आता है, हर जगह AS 16 का रेफरेंस आता है। ये AS 16 है क्या? AS 16 का नाम है बोरोइंग कॉस्ट। AS 16 का नाम है बोरोइंग कॉस्ट, मतलब जब आप पैसा उधार लेते हो तो पैसा उधार लेने का जो खर्चा होता है, पैसा उधार लेने का क्या खर्चा होता है? क्या क्या पैसा उधार लेने से कुछ देना भी पड़ता है? इंटरेस्ट, सबसे मेन तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। और पता है सिर्फ इंटरेस्ट नहीं लगता, आज जब तुम लोन लेने जाओगे तो बैंक को जब अपनी फाइल दोगे, बैंक कहेगा तुम्हारी फाइल प्रोसेस करने का मैं प्रोसेसिंग चार्ज लूंगा, ये भी तो लोन लेने का खर्चा है। तुमने बैंक से लोन मांगा, बैंक ने कहा जाओ पहले सीए से रिपोर्ट बनवा के आओ, सीए ने रिपोर्ट बनाने के 15,000 ले लिए, ये भी तो लोन लेने का चार्ज है। बैंक ने कहा तुम्हें जमीन गिरवी रखनी है, जाओ वैल्यूअर से रिपोर्ट बनवा के लाओ कि ये जमीन है कितने की, वो अपनी फीस लेगा। क्या ये सारे लोन लेने के ही खर्चे हैं? यस। एक कंपनी ने बोला छोड़ो बैंक से लोन नहीं लेते, इतने सारे खर्चे लगवा देता है बैंक, चलो डिबेंचर इश्यू करते हैं। क्या डिबेंचर वालों को ब्याज नहीं देना पड़ेगा? क्या डिबेंचर के लिए आपको जो आपकी एमसी है उसके पास फाइलिंग नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी सर। डिबेंचर लोगों में बांटोगे तो प्रोस्पेक्टस का खर्चा आएगा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा आएगा, क्या वहां भी खर्चे लग रहे हैं? यस। और वो सब करने के बाद लोग आपके डिबेंचर लेके नहीं जा रहे, कह रहे हैं भाई भरोसा नहीं है, तुम 12% का लालच तो दे रहे हो बट हमें ट्रस्ट नहीं है, तो हमने एक और लालच दिया कि 100 रुपए का डिबेंचर है 90 में ले जाओ। मतलब सर 100 का डिबेंचर 90 में दिया, डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं, क्या हमारा ये भी एक नुकसान है? ये भी तो पैसा उधार लेने का नुकसान है। लोगों को अभी भरोसा नहीं हुआ, मैंने कहा चलो लालच और बढ़ाते हैं, अभी 100 वाला डिबेंचर 90 में लेके जाओ और 5 साल बाद जब रिडम्पशन की बारी आएगी तो 100 के 110 देंगे। मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्या लेते समय कम ले रहे हैं तो डिस्काउंट दे रहे हैं, देते समय ज्यादा देंगे तो प्रीमियम दे रहे हैं, दोनों तरफ नुकसान हमारा ही है ना। ये दोनों नुकसान भी क्या लोन लेने का ही खर्चा है? यस। तो सर लोन लेने के ना बहुत सारे खर्चे होते हैं, दिखता सिर्फ ब्याज है लेकिन छोटे छोटे और भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। हमारा ये AS 16 यही कहता है कि इन खर्चों का क्या होगा। वैसे आज तक तुमने जब भी इंटरेस्ट देखा है उसे क्या कैसे ट्रीट किया है, कहां लेके गए हो उसे? बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस में? SPL में ही जाता है सर, राइट ऑफ कर देते हैं, यही तो करते हैं। खर्चा है ना सर, खर्चे आखिरी में कहां जाने होते हैं? SPL में। डेप्रिसिएशन हो, सैलरी हो, रेंट हो, बिजली का बिल हो, इंटरेस्ट हो, सारे SPL में ही जाते हैं। लेकिन एक बात हमने AS 10 में पढ़ी थी, AS 2 में भी पढ़ी है, AS 26 में पढ़ी है कि अगर आपने पैसा उधार लिया, उस पैसे का इस्तेमाल किया एक ऐसी असेट तैयार करने में जिसे तैयार करने में अच्छा खासा समय लग जाता है, 12 महीने का, 15 महीने का, 2 साल का, 5 साल का, मतलब एक अच्छा खासा समय लग जाता है। अगर एक एसेट आप तैयार कर रहे हो, उसे तैयार करने में बहुत अच्छा खासा समय लग रहा है, तो उस केस में जो लोन लिया है और लोन पे जो ब्याज जा रहा है वो ब्याज फिर SPL में नहीं जाएगा, तो सर कहां जाएगा? उसी एसेट की वैल्यू में जुड़ जाएगा। याद करो AS 10 में भी लिखा गया था, मैंने आपको बताया था सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है तो इंटरेस्ट आ सकता है। कब आएगा? अगर AS 16 कहे। AS 16 ने यही कहा है, अगर उस एसेट को बनाने में समय लग रहा है ना तो ब्याज जोड़ लो। AS 26 में भी ये बात बोली गई है और AS 2 में भी ये बात बोली गई है। लेट्स से मैं अपने लिए बिल्डिंग बना रहा हूं, 4 साल लगेंगे सर, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा था नहीं, हमने बैंक से लोन लिया है, तो जब बिल्डिंग की कॉस्ट निकालोगे ना, बिल्डिंग की कॉस्ट में ईंटों की कॉस्ट जोड़ी जाएगी, सीमेंट की कॉस्ट जोड़ी जाएगी, सरिये की कॉस्ट जोड़ी जाएगी, लेबर की कॉस्ट जोड़ी जाएगी, मशीनें यूज की उनका डेप्रिसिएशन जोड़ा जाएगा और साथ में क्या ब्याज भी जोड़ा जाएगा। यस, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा वो इंटरेस्ट। तो हमारा AS आपको यही बताता है व्हाट इज बोरोइंग कॉस्ट और फिर उसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट दो हो सकते हैं, या तो SPL में जाएगा या फिर बोलो भाई, या फिर कॉस्ट में ऐड, मतलब कैपिटलाइज होगा, मतलब या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना है, रेवेन्यू माना तो SPL और कैपिटल माना तो कॉस्ट में ऐड। अब कब क्या करना है, कितना करना है, वो हमें इस AS में समझना है। क्या बेसिक बात समझ में आई? 2 ही मुद्दे हैं AS में बस, और इंपॉर्टेंट AS है, 5 से 6 नंबर की वेटेज बनती है, 3 क्लासेस लगती है ये AS पूरा होने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग बता रखा है बोरोइंग कॉस्ट का। अभी मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए, मैंने क्या क्या बताया, बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट आता है, फाइल प्रोसेसिंग चार्ज आ गया, वैल्यूएशन रिपोर्ट आ गई, प्रोफेशनल के खर्चे आ गए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्या ये सारे के सारे खर्चे होते हैं बोरोइंग के ही? यस। अब देखो क्या डिफाइन किया गया, बोरोइंग कॉस्ट मींस इंटरेस्ट
ये तो सबसे पहले है सर। एंड ऑल्सो अदर कॉस्ट, और मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए अदर कॉस्ट के। दैट एन एंटिटी इनकर्स इन कनेक्शन विद द बोरोइंग ऑफ फंड्स, पैसा उधार लेने के लिए ब्याज और ब्याज के अलावा जो भी खर्चा आपको लगाना पड़ जाए वो सारा का सारा बोरोइंग कॉस्ट है। और अगर आपको बोरोइंग कॉस्ट दिखता है तो बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, या तो पीएनएल में जाएगा या फिर कैपिटलाइज होकर वैल्यू में ऐड होगा, और वो पूरी बोरोइंग कॉस्ट पे लगाना है वो ट्रीटमेंट। ओनली इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे, ऊपर के खर्चों पे भी करेंगे। ऑल्दो हमारे चैप्टर में हमारे क्वेश्चंस में इंटरेस्ट की ही बात होती है मेनली, लेकिन बात ध्यान रखना सिर्फ इंटरेस्ट ही बोरोइंग कॉस्ट नहीं है, ऊपर के खर्चे भी देखने होते हैं। वो ऊपर के खर्चे में क्या क्या हो सकता है सर, इंटरेस्ट तो आता ही है, कमिटमेंट चार्जेस भी आते हैं। कमिटमेंट चार्जेस क्या होता है, क्या आपने बैंक ओडी का नाम सुना है? ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। क्या होता है ओवरड्राफ्ट में? मान लो आपको बैंक ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी 20 लाख की, इसका क्या मीनिंग होगा? मतलब मुझे जब जरूरत है मैं बैंक से 20 लाख रुपए तक निकाल सकता हूं, ऐसा ही है क्या? और जरूरत ना हो तो मत निकालो, पड़े रहने देना। ब्याज कब लगेगा? क्या 20 लाख पे पूरे साल लगेगा या जितना पैसा यूज करूंगा उस पे? अगर मैंने पहले महीने 2 लाख रुपए ही यूज किए तो 20 पे ब्याज लगेगा या 2 पे? और अगले महीने 1 भी रुपए यूज नहीं किया तो लगेगा ही नहीं, उससे अगले भी ना किया तो नहीं लगेगा। जब जरूरत होगी तो बैंक से ले लूंगा, ना जरूरत हुई तो नहीं यूज करूंगा, यही होता है। अब एक बात सोचो, बैंक ने मैनेजर बैठा है, मैं तो जब मन करा तब बैंक से जाके मांग सकता हूं ना कि मेरे को 5 लाख रुपए दे दो, 4 लाख रुपए दे दो, और ब्याज सिर्फ तब दूंगा जब यूज करूंगा। मैनेजर सूटकेस लेके बैठा है 20 लाख रुपए की, इंतजार कर रहे हैं हमारा कि कब आएगा और पैसा मांग के लेके जाएगा। पूरा महीना निकाल दिया, हम एक भी दिन नहीं आए, मैनेजर वही सूटकेस लेके हाथ में बैठा है 20 लाख रुपए की। अगला महीना फिर निकल गया, हम नहीं गए, हमने 1 भी रुपए बैंक से यूज नहीं किया, 2 महीने हो गए। फाइनली मैनेजर ने सोचा कि यार ये पैसा किसी और को देते हैं, ये तो लेके नहीं जा रहा, मैं मेरे पास पड़ा पड़ा मेरा ब्याज पेश करूं, किसी और को देता हूं। मैनेजर किसी और को देने ही जाने वाला था, इतने में अब आ गए, सर वो मेरे 20 लाख रुपए देना, मेरे को चाहिए एक बार। आपने कहा चलो कोई ना, मैनेजर ने आपको 20 लाख दे दिए। अब मैनेजर बैठ गया, चलो अब 20 लाख इसको दे दिया, ब्याज आना शुरू हो गया। 3 दिन बाद वापस लेके आ गए, ये लो जी हो गया मेरा काम। ब्याज कितने दिन का दोगे? 2.5 महीने का, 3 दिन का? 3 दिन। फिर मैनेजर फिर सूटकेस लेके बैठ गया, फिर आपका इंतजार कर रहा है, 15 दिन 20 दिन महीना बीत गया, आप नहीं आए। इतने में मैनेजर किसी और को देने वाला था, आप फिर पहुंच गए, सर देना पैसा उधार। वो फिर रिलैक्स होकर बैठा, चलो चला गया। 2 दिन बाद वापस आ गए, सर हो गया काम, ले लो। मेरी बात समझ पा रहे हो? आपके लिए बैंक ने 20 लाख निकाल रखा है, बट आपने कितना यूज किया? साल में 10 दिन। 20 लाख रुपए मैनेजर लेके बैठा रहा कि पूरा साल ब्याज कमाऊंगा, बट आपने कितने दिन पैसा मांगा? 10 दिन। तो बैंक को ब्याज भी कितने दिन का मिला? 10 दिन। क्या बैंक को भारी नुकसान होगा इस केस में? यस। तुम्हारे लिए पैसा नहीं रखा तो तुम उसका गला पकड़ लोगे कि भाई अपनी बात हुई थी 20 लाख की, मैनेजर किसी और को दे आए, तो तुम्हें जब जरूरत होगी तो उसके पास होगा नहीं, तुम तो गला पकड़ लोगे कि यार अपनी बात हुई थी 20 लाख की, कहां गए मेरे पैसे? तो बैंक को रखना पड़ता है ना। तो बैंक क्या कहता है, भाई तुम पूरे साल में यूज करो या ना करो, हम 1% आपसे कंफर्म लेंगे। तुम यूज ना करने हैं तो कुछ तो बने ना हमारा। दिस इज नोन एज कमिटमेंट चार्जेस। हमने अपनी तरफ से लोन निकाल रखा है, तुमने कमिटमेंट दे रखी है हम यूज करेंगे, तुम नहीं भी यूज करोगे तो हम लेंगे तुमसे। दैट इज कमिटमेंट चार्जेस। इसे कई बार एएमसी भी बोला जाता है। तो वो भी क्या पैसा उधार लेने की ही कॉस्ट है? यस। बैंक एक प्री फिक्स अमाउंट आपसे हर साल जरूर कमाएगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो चाहे लॉन्ग टर्म लोन हो, दैट डजंट मैटर। तो पहली बात, क्या क्या बोरोइंग कॉस्ट में आता है सर? इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस। क्या कमिटमेंट चार्जेस का मीनिंग सभी को समझ में आया? दूसरा, डिस्काउंट या प्रीमियम ऑन बोरोइंग्स। हम डिबेंचर इशू करते हैं, 100 का डिबेंचर 90 में इशू कर दिया, क्या 10 रुपए का नुकसान है? या खर्चा भी बोल सकते हो आप। और सर रिडम्पशन के समय 100 के 115 दे रहे हैं, क्या वो 15 रुपए में भी नुकसान है? यस। अब मान लो आज आपने डिबेंचर इशू किए, 12% डिबेंचर है, फेस वैल्यू 100 है, सिंगल डिबेंचर मान लेते हैं एक बार, फेस वैल्यू 100 है, 12% डिबेंचर है। आपने सर 5 सालों के लिए इशू किया, ईयर 1 2 3 4 एंड 5। आपने जब इशू किया ना तो 90 में किया, डिबेंचर कितने का था? 100, लेकिन कोई लेके नहीं जा रहा था। आपने कहा 95 में ले लो, फिर भी कोई नहीं ले रहा। आपने फाइनली कितने में बेचा? 90 में। 100 की चीज 90 में बेची, क्या 10 का नुकसान है? यस और नो? यस। और जब रीपे करने की बात आई तो आपने पहले ही प्रॉमिस कर रखा था कि 115 रुपए देंगे।
एक बार बताओ, हर साल क्या आपको 100 के ऊपर 12% ब्याज देना पड़ेगा? डिबेंचर वाले अच्छा 100 पे देंगे, 90 पे देंगे? इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलता है? फेस वैल्यू। तो हर साल 12 रुपए, 12 रुपए, 12 रुपए, 12 रुपए, ये तो हो गया ब्याज। क्या हर साल जाएगा? यस सर, लेकिन डिबेंचर इशू करने की लागत अकेली ये नहीं थी। 90 लेके 115 लौटा रहे हो, क्या 25 रुपए फालतू दे रहे हो? हमने किसी से 90 उधार लिया और लौटाते समय 115 दे रहे हैं, तो क्या 25 रुपए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं सामने वाले को? सर प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल की जगह जाना चाहिए, 90 का 90 होना चाहिए था। ब्याज तो हम अलग से दे ही रहे हैं, तो मतलब ब्याज भी दिया और प्रिंसिपल भी 90 का 115 कर दिया। क्या ये भी 25 रुपए का नुकसान हमने बियर किया? 5 सालों का है, अगर इक्वली इक्वली हर साल में बांटे तो क्या 5-5 का खर्चा और आ गया? तो साल का बोरोइंग कॉस्ट 12 है या 17 है? 12 रुपए तो ब्याज का हो गया सर, और 5 रुपए प्रीमियम और डिस्काउंट का अमोर्टाइज्ड पार्ट हो गया, यानी हर साल का खर्चा कितना हो गया? 17। कुल मिला के देखे ना तो 5 साल में आपका कितना रुपए का खर्चा हो गया? 85। 60 रुपए ब्याज के, 25 रुपए प्रीमियम और डिस्काउंट के। हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? यस। अब हमें इस यस में 12 का ट्रीटमेंट नहीं सीखना, हमें कितने का ट्रीटमेंट सीखना है? 17 का। पूरे 17 का ट्रीटमेंट क्या होगा? 12 तो खाली ब्याज है, क्या खाली ब्याज को ही बोरोइंग कॉस्ट बोला जाता है? नहीं, 5 को भी तो बोरोइंग कॉस्ट ही बोला जाएगा ना? यस सर नो? तो हमारा यस यही बताएगा कि 17 का क्या कर रहा है। या तो ये 17 का सारा एसपीएल में जाएगा, या ये 17 का 17 क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट, हम अदर कॉस्ट को भी पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड खर्चा यही है कि अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन बोरोइंग्स। एंसिलरी कॉस्ट रिलेटेड टू बोरोइंग, बोरोइंग से रिलेटेड जो एंसिलरी कॉस्ट होते हैं, लाइक पीएफ चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस जिसे हम कहते हैं, प्रोफेशनल फीस, वैल्यूएशन चार्जेस, डॉक्यूमेंट चार्जेस, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, कोई भी खर्चा जो इससे रिलेटेड है इसको भी हम इसी के अंदर शामिल करेंगे। चौथा, फाइनेंस चार्ज अंडर फाइनेंस लीज, ये हम एएस 19 में पढ़ेंगे। हम कोई चीज लीज पे लेते हैं और वो लीज फाइनेंस लीज बन जाए। वैसे फाइनेंस लीज कहने को लीज होती है, लीज मतलब किराए पे लेना, बट फाइनेंस लीज सच्चाई में चीजों को किस्तों पे खरीदना होता है। तो उसमें भी सामने वाला आपको सामान बेच रहा है, किस्तों में आपसे पैसा ले रहा है, किस्तों में साथ में इंटरेस्ट भी ले रहा है। जब हम ईएमआई बनाते हैं तो क्या हम साथ में ब्याज भी भर रहे होते हैं? यस। तो ब्याज तो वहां भी जा रहा है, दैट इज आल्सो बोरोइंग कॉस्ट। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन फॉरेक्स बोरोइंग। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, मतलब आपने पैसा उधार लिया है, इंडिया से नहीं, विदेश से। विदेश से आप जब लोन लोगे, मान लो आज मैं यूएसए की बात करूं, अच्छा इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है किस लोन का? मेन बात यही रहेगी। अगर हम बात करें होम लोन और कार लोन, 8 से 10% के बीच में आपको मिल जाएगा, 9 9.5 की रेंज में, 8 से 10 की रेंज में लेते हैं अगर आपको कार लोन होम लोन चाहिए। व्हाट अबाउट बिजनेस लोन? 10 से 12 13 के अराउंड आपको बिजनेस लोन मिल जाता है। व्हाट अबाउट पर्सनल लोन? 12 से 15 16 17 अगर बैंक से लेने जाओगे तो। अगर यही लोन आप एनबीएफसी से लेते हो तो जो मैंने बताया उसे 2-3% ऊपर कर लेना, यानी वहां पे पर्सनल लोन 15 से 20% के राउंड का मिलता है। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है अलग अलग लोन की। अब अगर मैं बात करूं यूएस की, मैं बात करूं जापान की, मैं बात करूं बड़े बड़े देशों की, यूके की, वहां पे लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कई जगह पे तो 1% है, 1% पर एनम, साल का 1%, कई जगह पे आधा परसेंट है, 0.5%। जापान में है, बहुत सारी ऐसी इकोनॉमीज है जहां पे इतना सारा पैसा है, वो कह रहे ले जाओ पैसा डेवलपमेंट करो, सिर्फ 1% साल का ब्याज, 1% ओनली। मतलब 1 करोड़ रुपए उधार भी ले लिए, लाख रुपए का ब्याज बना पूरे साल का, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, अभी हम जब सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करवाते हैं तो क्या हमें ब्याज मिलता है? यस। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है वहां सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करवाओ तुम्हारे चार्ज कटेंगे। तुमने हमें पैसा क्यों दिया? हमारे पास हमारा रखने को जगह नहीं है, तुम अपना और ले आए। हमने क्या यहाँ सिक्योरिटी के लिए ठेका खोला हुआ है, तो तुम्हें देना पड़ेगा चार्ज। स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज में आपको देना पड़ता है चार्ज, 0.5%, 1%।
मतलब अगर तुमने 10 लाख रुपए जमा करवा के छोड़ दिए तो अगली बार जाओगे 1 साल बाद तो 990 मिलेंगे, 1% चार्ज काट लेंगे। यहाँ हमारे यहाँ बढ़ता है, चाहे थोड़ा सा बढ़े लेकिन मिलता है कुछ, वहां कटता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में ज्यादा है, बाहर के देशों में कम है। तो सर फिर तो अच्छा है ना, इंडिया में बिजनेस करना है तो इंडिया से उधार लेना ही क्यों है, चलो यूएसए से लेने चलेंगे। वेंकट क्या बता रहा हूं मैं, चले क्या हो गया, नहीं है मन, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। हम अपने देश से मेड इन इंडिया, लोन भी इंडिया वाला लेंगे। प्रॉब्लम क्या है, आप लोन लेने जाओगे, डॉक्यूमेंटेशन कर दोगे, शायद लोन मिल भी जाए, बट होगा क्या, ध्यान से सुनो। आपने यूएसए से लोन मांगा, आपने कहा कि मुझे ना $1 लाख का लोन चाहिए। $1 लाख अगर आज का भाव पकड़े 95 रुपए के राउंड चल रहा है तो कितने का हो गया रफली, 95 लाख रुपए का। सो आपको 95 लाख का लोन चाहिए था। आपने इंडिया के बैंक से पता किया था, वो 10% के रेट पे दे रहे थे, मतलब सालाना 9.5 लाख का ब्याज बनता। आपने कहा तो बहुत महंगा है। आपके किसी दोस्त ने आपको बताया था कि उसने रिसेंटली अमेरिका में $1 लाख का लोन लिया एट सिर्फ 4% पर एनम। वही 1 लाख का लोन आप वहां पे ले लोगे तो 4% ब्याज, $4,000। 100 का भी भाव चला तो $4,000 4 लाख हुआ। और यहां कितना बनता, 9.5 लाख। क्या आप अच्छा खासा सेव कर पा रहे हो? यस और नो? यस। आपके फ्रेंड ने बोला भाई तेरी टेंशन मत ले, लोन मैं करवाऊंगा, मेरे पास बैंक में नोन के पर्सन है, मैनेजर मेरा नोन है, मैं फाइल अपने अप्रूव करवा दूंगा, तेरे को $1 लाख लोन मिल जाएगा। अब खुश हो गए, 4-5 लाख की बचत है, 4-5 लाख की बचत है। बट रियलिटी पता है क्या है, 4-5 लाख की बचत नहीं होने वाली। बचत क्यों नहीं होगी, ध्यान से समझना। मान लो 1 साल का लोन है, आज जब तुमने लोन लिया तो $1 95 का था, तो तुम्हें $1 लाख पे 95 लाख रुपए मिल गए। साल भर बाद तुम्हें 4% ब्याज देना है, तुम खुश हो रहे हो कि 10 की बजाय 4 ठीक है 6 बचा लिए। लेकिन पता है क्या होगा, सिंस इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, तो जनरल इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी कॉन्सेप्ट। क्या नाम बोला मैंने, इंटरेस्ट रेट पैरिटी कॉन्सेप्ट। अगर यूएसए में रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 6% का गैप है ना, तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कहता है अगर तुम्हारा 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो गारंटी है तुम्हारी करेंसी भी 6% कमजोर हो जाएगी। मतलब पता है क्या हो जाएगा, 1 साल बाद जब तुम लोन लौटाने जाओगे तो पहले ही है ना $1 101 रुपए का हो जाएगा। अब जरा समझो, ब्याज तो तुम्हारा $4,000 यानी लगभग 100 रुपए के हिसाब से 4 लाख का ही जाएगा। तुम कह रहे हो 9.5 लाख से तो 4 लाख ही अच्छा है, 5.5 लाख बचे। लेकिन जब प्रिंसिपल लौटाने जाओगे तो तुमने लिया था $1 लाख 95 के भाव, 9.5 लाख लिया था, सॉरी 95 लाख लिया था। जब लौटाने जाओगे तो $1 लाख और भाव कितना हो चुका होगा, 1 करोड़ 1 लाख देना पड़ जाएगा। 95 लाख लेके प्रिंसिपल 1 करोड़ 1 लाख वापस देना पड़ जाए, क्या 6 लाख का नुकसान नहीं हो गया? तो तुमने इतना ही तो ब्याज बचाया था, क्या इतना नुकसान इनडायरेक्टली लग गया नहीं लग गया? बोलो हाँ या ना। अब 6 लाख ब्याज बचा के 6 लाख प्रिंसिपल ज्यादा दे दो, क्या ब्याज बचा? नहीं बचा। इसलिए हम बाहर से बोरोइंग नहीं करते हैं। बाहर से बोरोइंग कर लोगे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उतनी करेंसी वीक हो जाएगी इंडिया की। प्योर इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट कहता है अगर हम बाकी सारे फैक्टर निकाल दें, जीडीपी जीडीपी सब छोड़ दें, खाली हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखें, तो अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा ज्यादा है तो गारंटेड 6% तुम्हारी करेंसी डेप्रिशिएट भी करने वाली है। बस उसी लॉजिक को फॉलो करते हुए अगर हम देखें तो बाहर से सस्ता लोन मिल भी जाएगा ना, तो कोई फायदा नहीं है। जब प्रिंसिपल लौटाने की बारी आएगी, आपकी करेंसी उतनी ही वीक हो चुकी होगी, आपको उतना ही ज्यादा देना पड़ जाएगा। तो क्या अल्टीमेटली कोई फायदा हुआ? बोलो हाँ या ना। हमारा एएस क्या कहता है, एएस 16, जब तुम बाहर से पैसा उधार उठाते हो यानी फॉरेक्स बोरोइंग करते हो तो तुम्हारा लोन महंगा हो जाएगा, प्रिंसिपल का रेट बढ़ जाएगा, तो उसका जो नुकसान होगा एक्सचेंज डिफरेंस की फॉर्म में उसे भी ब्याज ही माना जाएगा। सही मायने में तुमने 10 का 4 तो कर दिया ब्याज, लेकिन क्या 6 दूसरे रूट से निकल ही गया? यानी क्या अल्टीमेटली 10 ही पड़ गया ब्याज? यस। तो कह रहे 10 ही माना जाएगा ब्याज। 4 एक्चुअल ब्याज है, 6 को मान लिया जाएगा कि वो ब्याज ही है जो नुकसान हुआ है तुम्हारा। ये कैलकुलेशन हमें समझनी है, बट ये मैं आज नहीं ले रहा अभी कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी टेक्निकल है, अच्छे से समझनी जरूरी है। बट मोटा मोटी कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या होता है? ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं,
बोरोइंग कॉस्ट। और हमारा एएस क्या कहता है, क्या चीज, फाइनेंस चार्ज अंडर फाइनेंस लीज। जब आप कोई चीज किराए पे लेते हो तो वैसे तो आप किराए पे ले रहे हो, आप ओनर नहीं होते, आप सिर्फ इस्तेमाल का अधिकार लेते हो। लेकिन हम जब एएस 19 पढ़ेंगे तो वहां बताया गया लीज दो टाइप की होती है, एक नॉर्मल लीज जिसमें आप किराए पे लेते हो, और एक फाइनेंस लीज जिसमें दिखाने को ऐसे होगा कि तुमने किराए पे लिया है, लेकिन उस ट्रांजेक्शन की वास्तविकता होगी कि तुमने सामान खरीद लिया है और तुम किस्तें भर रहे हो, किराया नहीं है, ईएमआई है। तो क्या ईएमआई में ब्याज नहीं जाता, जाता है। उस ब्याज को भी आप इंटरेस्ट ही बोलोगे, वो भी बोरोइंग कॉस्ट में आएगा, ये बात बोली गई। ठीक है, अभी जब हम एएस 16 लगाते हैं तो बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर आपने किसी क्वालिफाइंग एसेट पे इनकर किया है, व्हाट इज क्वालिफाइंग एसेट, जिसको बनाने में अच्छा खासा समय लगता हो, एंड व्हाट इज अच्छा खासा, 12 महीने। जनरली 12 महीने को अच्छा खासा टाइम माना जाता है, मतलब एक एसेट तैयार करनी पड़ेगी और तैयार होने में 12 महीने लग जाएंगे, तो वो क्वालिफाइंग एसेट है, और उसके ऊपर जो भी ब्याज लगेगा उसी एसेट की वैल्यू में जोड़ दिया जाएगा। और अगर सर क्वालिफाइंग एसेट ना हो तो फिर आपका सारा खर्चा रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा और एक्सपेंस कर दिया जाएगा, मतलब कहां चला जाएगा सर, एसपीएल में। आप एसी खरीद के लाए, इंस्टॉल करने में 4 दिन लगेंगे, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है। आप एसी खरीद के लाए, इंस्टॉल करने में 4 दिन लगेंगे, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है। सर तैयार ही आई है पहले से, तो नॉट क्वालिफाइंग एसेट। मतलब इसके रिगार्डिंग अगर लोन लिया भी होगा, ब्याज भर भी रहे होगे, तो कहां जाएगा, एसपीएल में। मैं एक टीवी लेके आया, इंस्टॉल करने में 10 दिन लगेंगे, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है। बट मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, बनाने में 2 साल लगेंगे। मैं एक मशीन बना रहा हूं, बनाने में 1.5 साल लगेगा। मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूं जिसमें 4 साल कंस्ट्रक्शन में लगेंगे, क्या इन केसेस में आप जो बना रहे हो वो एक क्वालिफाइंग एसेट है। यस। अच्छा, मोस्टली बनी बनाई जो आती है, क्या वो पहले से रेडी आई है। यस, तो वो क्वालिफाइंग नहीं होती। और जिनको बनाना पड़ता है, वो जिनको बनाना पड़े और बनाने में 12 महीने लग जाए, तो वो क्या होगा, क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग है तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी, अदरवाइज कहां चला जाएगा, एसपीएल में। कितना जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, वो हमें समझना है। बस आज मैं इतना ही डिस्कस कर रहा हूं, बेसिक डिस्कशन हमने किया है, बाकी इसको कल कंटिन्यू करेंगे।